हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द अबैंडन। ये एक लेटेस्ट रिलीज ताइवानीज मूवी है। लेकिन मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस को और लोगों तक पहुंचा सके। तो चलिए अब ज्यादा ना देरी करते हुए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की ओपनिंग सीन में हम एक लैबोरेटरी जैसा बेसमेंट देखते हैं। यहाँ किसी लड़की को व्हील चेयर से बांधा गया था और वो लड़की घबराई हालत में यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। इतना दिखाते ही मूवी 5 दिन पीछे जाती है। आज न्यू ईयर का दिन होता है, इसलिए पूरा शहर पटाखे फोड़ने में बिजी होता है। वहीं ऐसे वक्त में वूजिन नाम की पुलिस ऑफिसर अपनी लाइफ से थका कर सुसाइड करने वाली होती है। लेकिन इससे पहले ही वूजिन की कार के पास एक लड़की आती है और घबराते हुए सामने की तरफ भागने लगती है। इसे देखकर वूजिन का दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है और जब वूजिन कार की हेडलाइट्स ऑन करके देखती है तो सामने से उसी लड़की के जैसे कुछ और लोग घबराकर एक एरिया से बाहर निकल रहे थे। ये देखकर वूजिन गाड़ी से बाहर आती है और उसी एरिया में चेकिंग करने जाती है। दरअसल जो लोग घबराकर भाग रहे थे वो यहाँ न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय करने आए थे। तभी वूजिन को इधर बीचों बीच एक डेड बॉडी दिखती है। ये डेड बॉडी किसी लड़की की थी। आगे वहाँ वूजिन के टीम मेंबर्स इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। वूजिन की टीम में उसका कैप्टन जैंग और एक न्यू ज्वाइन स्टूडेंट सैरा होती है। जैंग वूजिन से कहता है, तुम न्यू ईयर की रात ऐसी जगह क्या कर रही थी? खैर, क्या तुमने उन बच्चों का बयान लिया जो यहाँ पार्टी कर रहे थे? तब सैरा बीच में कहती है, उन बच्चों ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने गाड़ी के अंदर किसी अनजान लेडी को देखा जो शायद खुद को गन से मारने की कोशिश कर रही थी। मेरे ख्याल से वो अनजान लेडी डेप्यूटी ऑफिसर वूजिन थी। इसे सुन जैंग वूजिन की गाड़ी के अंदर बैठता है। तब वूजिन आकर कहती है, आप गलत जगह पर हो, ये गाड़ी मेरी है। फिर कैप्टन जैंग की बातों से पता चलता है कि असल में ये गाड़ी वूजिन के हस्बैंड पार्क की हुआ करती थी। जैंग कहता है, हमारी टीम पार्क को पहले ही खो चुकी है और अब मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। ऐसा कहकर जैंग वूजिन से उसकी गन ले लेता है ताकि फिर से वूजिन सुसाइड करने की कोशिश ना करे। फिर जैंग की गाड़ी से उतरने के बाद वूजिन को उसका फ्लैशबैक याद आता है। दरअसल वूजिन और उसका हस्बैंड पार्क एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी कारण से पार्क ने गाड़ी के अंदर खुद को ही गोली मारकर सुसाइड कर लिया था और उस गोली का छेद आज तक वूजिन की कार में लगा हुआ है। अगले दिन कैप्टन जैंग से मिलने उनके ऑफिस में वूजिन आती है। वूजिन कहती है, नया साल आ गया है और मेरी ट्रांसफर रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई, आखिर प्रॉब्लम क्या है? जैंग कहता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस हम चाहते हैं कि तुम नई स्टूडेंट सैरा को इन्वेस्टिगेशन की और भी ज्यादा बारीकियां सिखाओ। वूजिन कहती है, इसे मैं पहले ही काफी कुछ सिखा चुकी हूँ, इधर बैठो और कैप्टन को बताओ कि मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है। तब सैरा इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी सारी बेसिक बातें बताने लगती है। इसे सुन कैप्टन कहता है, असल में चीफ को अपने प्रमोशन से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। क्या पता ट्रांसफर करने के बाद तुम्हें कोई बड़ा केस मिला जिससे पुलिस फोर्स को कोई प्रॉब्लम हो गई। वैसे भी अभी तक तुम अपने हस्बैंड पार्क के गम से उबर नहीं पाई हो। पार्क डिप्रेशन में था और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बस तुम हमारे डिवीजन का आखिरी केस सुलझाने में मदद करो और फिर मैं खुद तुम्हारा ट्रांसफर करवाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो इसे सुन वूजिन बगैर कुछ कहे पुलिस डिपार्टमेंट से निकल जाती है। इसके बाद हम मूवी के हीरो शैंग को देखते हैं। शैंग माइग्रेंट्स का फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर उन्हें अपने देश में छिपाने का काम करता है, यानी शैंग इलीगल ब्रोकर है। शैंग का जेफरी नाम का एक दोस्त भी है। शैंग जेफरी की दुकान से ड्रिंक ले जा रहा होता है। तब जेफरी शैंग को उसकी गाड़ी का फाइन टिकट दिखाता है। इसके अकॉर्डिंग जेफरी को बहुत बड़ा फाइन भरना होगा क्योंकि उसने शाम के वक्त ट्रैफिक रूल तोड़ा था। लेकिन जेफरी कहता है, उस पूरे दिन में शहर में नहीं था, इसका मतलब तुम मेरी गाड़ी ले गए थे और तभी तुमने ये ट्रैफिक रूल तोड़ा होगा। तब शैंग कहता है, मैंने इस हफ्ते तुम्हारी गाड़ी टच भी नहीं की थी, इस फाइन को तुम मेरे सर पर ना डाल के खुद से भरो। आगे शैंग कुछ लोगों के साथ लंच कर रहा था। दरअसल ये सभी लोग माइग्रेन्स थे और शैंग ने इनकी किसी समय मदद की थी। शैंग का माइग्रेन दोस्त जून कहता है, हम सभी मिलकर तुम्हारी लवर बैरी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें जल्दी मिल जाएगी। तब दूसरा माइग्रेंट कहता है, तुमने बैरी से प्यार कर कर गलती की थी, माइग्रेंट्स कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकते। फिर हम मॉर्चरी देखते हैं। यहाँ डॉक्टर वूजिन और सैरा को मिली हुई डेड बॉडी का पोस्टमार्टम बता रहा था। डॉक्टर कहता है, किलर ने लड़की के छाती पर सी शेप का स्टिच किया हुआ है। इसी के साथ किलर ने बॉडी के हाथ की रिंग फिंगर काट ली थी और बॉडी के सभी फिंगर्स को मिट्टी से रगड़कर फिंगरप्रिंट्स भी मिटा दिए थे जिससे बॉडी की आइडेंटिटी ना हो सके। यहाँ बॉडी के एड़ियों में भी कुछ घाव लगे हुए हैं और बॉडी के पीठ पीछे एक टैटू है। इस टैटू में सब कुछ थाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हम बॉडी का इंटरनल ऑर्गन चेक करेंगे। ऐसा कहकर डॉक्टर बॉडी की छाती को काटने लगता है क्योंकि किलर ने छाती के उस हिस्से को सिला हुआ था। जैसे ही डॉक्टर उस हिस्से को हटाता है तो उसके अंदर से पूरा का पूरा हार्ट गायब था। इसे देख सारा वहाँ से भाग जाती है। इसलिए डॉक्टर इन दोनों को मॉर्चरी से बाहर बुलाकर बताता है कि किलर ने लड़की को कार्बन मोनोऑक्साइड जहर देकर मारा था।
सारा कहती है लेकिन इस जहर से तो पूरा स्किन लाल हो जाता है। डॉक्टर कहता है उसके लिए शरीर में खून की मात्रा अधिक होनी चाहिए, लेकिन किलर जहर देने से पहले ही उस अनजान लड़की के अंदर का बहुत सारा खून सुखा चुका था। लड़की की यहाँ नेक पर एक हल्का सा कट लगा हुआ है, शायद किलर ने वहीं से अंदर का सारा खून सुखाया था ताकि बॉडी से हार्ट निकालते वक्त ज्यादा खून के छींटे ना पड़े। वुजिन कहती है इसका मतलब किलर इन सब चीजों को करने में एक्सपीरियंस्ड है और वो ऐसा ही मर्डर इससे पहले भी कर चुका है, पर किलर ने इतने सारे फिंगर्स में से 4 फिंगर ही क्यों काटा। डॉक्टर कहता है पुराने जमाने में लोगों का ऐसा मानना था कि इस 4 फिंगर की नस सीधा दिल से जाकर जुड़ी होती है। इस मर्डर को देखकर मैं इतना श्योर हूँ कि ये काम किसी ऐसे साइको का है जिसका दिल किसी ने बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। अब सीन वापस से शैंक पर शिफ्ट होता है। शैंक के फ्रेंड पार्क की दुकान में कोई लड़की बार बार नॉक कर रही थी। असल में शैंक ने सभी माइग्रेंट्स को अपना यही एड्रेस दिया हुआ था। अब शैंक उस लड़की के पास जाता है और लड़की उसे उसका कार्ड दिखाती है। इस लड़की का नाम लीसा था। शैंक लीसा से कहता है तुम किस देश से हो। लीसा कहती है थाईलैंड से। तब शैंक लीसा को उसका कमरा दिखाता है जहां वो ठहरेगी। यहाँ शैंक कुछ दिन में लीसा की नकली आईडी भी बनवा देगा और अगर लीसा की जॉब लगी तब लीसा को उसे हर महीने 10% पैसों का अमाउंट देना होगा। तभी लीसा कहती है मेरी बहन बैरी कहाँ है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और उसे ढूंढने आई हूँ। लीसा शैंक को आगे बताती है कि बैरी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो न्यू ईयर के वक्त घर वापस आकर मुझे भी अपने साथ ले जाएगी, लेकिन न्यू ईयर के बाद से मुझे बैरी का एक मैसेज तक नहीं आया, ना ही तब से उसने घर में पैसे भेजे। जाते वक्त बैरी तुम्हें बताकर गई होगी कि वो कहाँ गई है। शैंक कहता है बैरी और मेरा लव अफेयर था, लेकिन वो मुझसे ब्रेकअप करके चली गई और हमारे बीच कुछ नहीं बचा। शायद बैरी को किसी और से प्यार हो गया होगा और अभी वो उसी के साथ इलीगल तरह से रह रही होगी। अगले दिन पुलिस वालों के पास एक अनजान कॉल आया। उसमें कोई आदमी बता रहा था कि जिस लड़की की डेड बॉडी उन्हें मिली थी उसका नाम बैरी चैन है। उसी दिन कैप्टन वुजिन को बताता है कि बैरी शहर में एक इलीगल माइग्रेंट थी और आइडेंटिटी बदलकर रह रही थी। इतना बताते ही चीफ को डिपार्टमेंट से कॉल आता है। दरअसल पुलिस वालों को एक फोन बूथ के पास एक रेड बॉक्स मिला है और उस बॉक्स में बॉम्ब भी हो सकता है। आगे पुलिस टीम एक बॉम्ब स्पेशलिस्ट को बुलवाकर एक टूल के जरिए वो बॉक्स निकलवाती है और इतने में ही सीन वापस से लीसा पर आता है। शैंग और जेफरी लीसा का नकली डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के लिए एक ओल्ड फोटोग्राफर जिम को लाए थे। जिम ही बार बार इनके हर माइग्रेंट्स की तस्वीर लिया करता था। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने उस रेड बॉक्स को निकाल दिया था। स्कैन करने पर पता लगा कि बॉक्स के अंदर बॉम्ब नहीं बल्कि माइग्रेंट बैरी से जुड़े कुछ सामान थे, जिसे किसने भेजा था किसी को नहीं पता। आगे सारा वुजिन को बताती है कि हमने बॉक्स के टेप से मिले डीएनए को चेक किया तो हमें इमिग्रेशन डाटाबेस से एक आदमी का डीएनए मैच होता दिखा। उस आदमी का नाम हुआन है और हुआन पिछले 10 साल से कहीं गायब है। बॉक्स के अंदर से मिली चीजों की हमें कुछ फोटोज मिली हैं। तब वुजिन उन फोटोज को देखकर कहती है बैरी के साथ फ्रेम में ये लड़की कौन है। सारा कहती है ये लड़की बैरी की ही सिस्टर लीसा है, ये भी कई दिनों से अपने देश से गायब है। बॉक्स के अंदर से पुलिस को एक हथकड़ी भी मिली, जरूर किलर ने बैरी की एड़ियां इन्हीं हथकड़ियों से बांधी थी। वुजिन कहती है लेकिन हथकड़ियां बीच में से टूटी हुई हैं, मतलब हमें जिसने ये बॉक्स भेजा है उसके पास खुद हथकड़ी की चाबी नहीं थी, इसलिए उसे हथकड़ी तोड़नी पड़ी। ऐसा कहकर वुजिन आगे की तस्वीर देखती है। लास्ट में उसी फोन बूथ की तस्वीर थी जहां वो बॉक्स रखा गया था। इस तस्वीर को वुजिन हुआन की फोटो के पास लगाकर कहती है आखिर हुआन हमें क्या बताना चाहता था। एक सेकंड के लिए समझो कि ये सर्कल्स 2 आदमियों को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला आदमी बैरी के शरीर में हैंडकफ लगाता है, उसकी उंगलियां काटता है और हाथ निकालता है। फिर वो बॉडी हुआन नाम की किसी आदमी को मिलती है। जाहिर सी बात है कि हुआन के पास हथकड़ी की चाबी नहीं थी, इसलिए हुआन हथकड़ी तोड़ता है ताकि ऐसा लगे कि बॉडी का एक्सीडेंट हुआ था। पर मामला पुलिस तक पहुंच जाती है और तब जाकर हुआन पब्लिक में बैरी की आइडेंटिटी बताता है। पता है क्यों? ताकि हम बैरी की बॉडी को उसके घर वालों तक पहुंचा सके। सारा कहती है मतलब हुआन बॉडी को उसके घर पहुंचाना चाहता है और असली किलर कोई और है, लेकिन हुआन ये सब सीधा सीधा भी कर सकता था। वुजिन कहती है शायद हुआन डरा हुआ था। सोचो अगर कोई तुम्हारे फ्रेंड का मर्डर कर दी तब तुम क्या करोगी। सारा कहती है मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। वुजिन कहती है लेकिन अगर तुम हुआन की तरह किसी इलीगल बिजनेस में हो और इस हालत में तुम्हें लाश की आइडेंटिटी बतानी हो तो। सारा कहती है ओह तो इसलिए हुआन ने हमें छिपकर क्लू भेजा। दूसरी तरफ सीन लीसा पर शिफ्ट होता है।
लिसा को नकली पासपोर्ट बनाने तक घर में ही छिपकर रहना होगा। तभी लिसा के फोन में किसी का कॉल आता है। इस कॉल में सामने वाला आदमी वॉइस चेंजर से आवाज निकालकर कह रहा था, मैं लिसा की फ्रेंड आयुमी बोल रही हूँ। तुम्हारी सिस्टर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अभी तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुम्हें बाहर एक टैक्सी लेने आएगी। तुम बगैर किसी की बात सुने उस टैक्सी में बैठ जाना और वो टैक्सी तुम्हें सीधा तुम्हारी बहन के पास छोड़ देगी जहाँ वो छिपी हुई है। अगली सुबह सारा वुजिन को बताती है कि मैंने वेरी का लास्ट फोन कॉल ट्रैक किया। बैरी ने अपना आखिरी कॉल 4 दिन पहले किया था, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि बैरी का मर्डर 5 दिन पहले हुआ था। शायद बैरी के फोन से वो कॉल हुआन ने किया होगा। खैर, वो आखिरी फोन बैरी के फोन से आयुमी नाम की किसी लड़की को किया गया था। आयुमी भी इमिग्रेंट वर्कर है और तब से गायब है, वुजिन कहती है। और आयुमी ने आखिरी बार किसी कॉल लगाया था। सारा कहती है बैरी की बहन लिसा को और लिसा का भी कुछ पता नहीं कि वो देश के किस कोने में है। सच में इस केस के क्लूज काफी उलझे हुए हैं। वुजिन कहती है अगर हम गौर से देखें तो ये सब इतना भी उलझा हुआ नहीं है। मैं तुम्हें इस बात को गाड़ी में एक्सप्लेन करूंगी। फिर वुजिन कार में बताती है मरी हुई लड़की बैरी, उसकी बहन लिसा, पुलिस को बैरी की आइडेंटिटी बताने वाला आदमी हुआन और आयुमी। मैंने इन सब का फोन रिकॉर्ड चेक किया और मुझे पता लगा कि ये लोग लिंग शैंग नाम के किसी आदमी के कांटेक्ट में थे। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसलिए हमें सबसे पहले शैंग से मिलना होगा। आगे वुजिन और सारा शैंग के घर का पता करके वहां जाते हैं। तब शैंग घर से बाहर आकर दरवाजा खोलता है। शैंग कहता है आज हमारी शॉप बंद है। सारा कहती है हम यहाँ बैरी के बारे में पता करने आए हैं। शैंग कहता है मैं नहीं जानता कि ये कौन है। वुजिन कहती है लेकिन हम लोग तुम्हें जानते हैं, तुम माइग्रेंट्स वर्कर के साथ डील करते हो। शैंग कहता है वो सब 10 साल पुरानी बातें हैं, अब मैं ऐसा काम नहीं करता। वुजिन कहती है फिक्र मत करो, हमें तुम्हारी मदद बस एक डेड बॉडी को कंफर्म करने के लिए चाहिए। उस बॉडी की पीठ में किसी टैटू का निशान है। तो इसे सुन शैंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आगे शैंग उस बॉडी को पहचान लेता है कि यही लड़की उसकी लवर बैरी थी। फिर शैंग को कुछ देर कस्टडी में ही रुकना पड़ता है। इस दौरान एक शराबी आदमी शैंग को परेशान करने लगता है, ये कहकर कि अगर वाइफ का मर्डर हुआ है तो किलर उसका हस्बैंड या फिर लवर होगा। वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत घटिया थी कि तुमने एक थाईलैंड की लड़की के साथ चक्कर चलाया। थाईलैंड की लड़कियां मुझे एकदम बेकार लगती हैं, उनसे गंध आती है। तो शैंग उस आदमी की इन बकवासों को सुनकर उसे पुलिस स्टेशन में ही जोर जोर से पीटने लगता है और बाकी पुलिस वाले किसी तरह शैंग को उस आदमी से दूर हटाते हैं। फिर उस आदमी के पास वुजिन आती है। असल में ये आदमी एक अंडरकवर ऑफिसर था जिससे वुजिन ने शराबी बनने की एक्टिंग करवाई थी। ऑफिसर बताता है शैंग और बैरी के बीच पक्का कोई रिलेशन था, वरना बैरी के बारे में इतनी सी बात बोलने पर कोई इतना ज्यादा गुस्सा नहीं हो सकता। तो इसके बाद शैंग इनका प्राइम सस्पेक्ट बन गया। शैंग बार बार कह रहा था कि मैंने किसी को नहीं मारा। तब वुजिन कहती है तुम एक इलीगल ब्रोकर थे और साथ ही बैरी के बॉयफ्रेंड भी रह चुके थे, लेकिन तुम इन बातों को भी मानने से इनकार कर रहे हो। खैर तुम हमें ये बताओ कि क्या तुम इन दोनों में से किसी को जानते थे। ऐसा कहकर वुजिन शैंग के सामने आयुमी और लिसा की तस्वीर रखती है, लेकिन शैंग जानबूझकर इन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। तब वुजिन शैंग को हुआन की तस्वीर दिखाती है और कहती है ये हमारे केस के सस्पेक्ट में से एक है। तो इसे देखकर शैंग के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, पर वो हुआन को भी पहचानने से मना कर देता है। वहीं वुजिन समझ जाती है कि शैंग उन्हें कुछ भी सीधे सीधे नहीं बताएगा। आगे शैंग घर पहुंचते ही अपने कमरे से लिसा का सारा सामान हटाकर लिसा को वहां से बाहर भगाने लगता है, क्योंकि पुलिस उसके घर की तलाशी करने जरूर आएगी, जिससे वे तीनों ही फंस जाएंगे। यहाँ शैंग लिसा को उसके देश वापस जाने के पैसे भी देता है। वहीं छिपते हुए इन लोगों पर वुजिन और सारा नजर रख रहे थे। अब जेफरी और शैंग लिसा को एयरपोर्ट भेजने के लिए अपनी टैक्सी में जबरदस्ती बिठाने लगती हैं। तभी लिसा कहती है ठीक है, मैं घर वापस जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर लिसा अपना सामान जेफरी के टैक्सी से निकालती है और गुस्से में आगे बढ़ते हुए टैक्सी के नंबर पर डेंट लगा देती है। असल में लिसा इन्हें छोड़कर किसी दूसरी जगह जा रही थी। इसे देख जेफरी लिसा के पीछे भागता है, क्योंकि लिसा के कहीं भी जाने से वह दोनों फंस सकते थे। दूसरी तरफ शैंग अपनी गाड़ी लेकर हुआन को ढूंढने निकल गया था। तभी रास्ते में शैंग को जेफरी का कॉल आता है। जेफरी बताता है कि मैंने लिसा को अपनी टैक्सी में बिठा लिया है और अब हमें लिसा को अपने साथ ही रखना होगा। इसे सुन शैंग कॉल एंड कर देता है। दूसरे वुजिन और सारा शैंग की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और ये बात शैंग को भी पता लग गई थी, इसलिए शैंग अपना रास्ता बदल लेता है। लेकिन वुजिन और सारा किसी तरह शैंग जहाँ जा रहा था वहाँ पहुँच जाती हैं। असल में शैंग हुआन से मिलने आया था।
पुलिस की वजह से शैंग को पता चल चुका था कि हुआन का उसकी लवर बैरी के मर्डर से कोई कनेक्शन है, लेकिन हुआन घबराते हुए कहता है मैंने बैरी को नहीं मारा। दूसरी तरफ वूजिन और सारा देखते हैं कि शैंग काफी देर से बिल्डिंग से बाहर नहीं लौटा, इसलिए वूजिन अपनी गन लेकर बिल्डिंग के अंदर जाने का डिसाइड करती है। फिर कमरे में घुसते ही वूजिन को हुआन दिखता है। हुआन वूजिन के हाथ में गन देखकर दूसरी तरफ भाग जाता है। हुआन दरअसल शैंग से बचने के लिए भाग रहा था। अब शैंग भी किसी तरह वूजिन से बचते हुए हुआन को पकड़ लेता है। शैंग को लग रहा था कि हुआन ने ही बैरी का मर्डर किया है, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही दोनों को वूजिन गन पॉइंट में ले लेती है और हथकड़ी निकालकर सारा को बांधने कहती है। तब सारा वो हथकड़ी शैंग के हाथों में बांधती है, लेकिन शैंग कहता है इडियट, हुआन को हथकड़ी बांधो। इतना कहते ही हुआन शैंग के हाथों से छूटकर भागने लगता है, लेकिन वूजिन उसे पकड़ लेती है। फिर शैंग भी वहां आकर हुआन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में हुआन के हाथ वूजिन की गन लग जाती है और हुआन इन सब पर गन पॉइंट करके कहता है मैंने बैरी को नहीं मारा। ऐसा कहते कहते हुआन वो गन खुद पर चला देता है। कुछ ऐसे ही वूजिन के हस्बैंड पार्क ने भी सुसाइड किया था, इसलिए ये सब देखकर वूजिन सहम जाती है। अगले दिन कैप्टन वूजिन को बताता है कि ये केस हमें तुम्हारी जगह किसी दूसरे ऑफिसर को देना होगा। वूजिन कहती है कल रात शैंग ने मुझसे गन छीनकर खुद को उड़ा दिया था, इसमें मैं क्या कर सकती थी। असल में आपको मुझ पर यकीन ही नहीं है। आप समझते हो कि मैं अपने हस्बैंड की डेथ से अभी तक उबर नहीं पाई हूँ। खैर कुछ भी हो, लेकिन ये केस मैं ही सॉल्व करूंगी। ऐसा कहकर वूजिन शैंग के पास जाती है। वूजिन शैंग से कहती है मैं मेरी जिंदगी से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और खुद को मारना चाहती थी, पर ऐसे में मुझे बैरी की डेड बॉडी मिली जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ। मैं मानती हूँ कि बैरी ने मेरी जान बचाई है और अब मैं भी बैरी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बैरी के किलर को ढूंढ कर रहूंगी। अगर आज भी तुम्हें बैरी से उतना ही प्यार है तो उसके खातिर तुम जितना भी जानते हो वो सब कुछ मुझे बता दो। तो इसे सुनकर भी शैंग कुछ नहीं कहता और अब वूजिन अपने घर वापस लौट जाती है। तभी वूजिन को अचानक शैंग का कॉल आता है और वूजिन शैंग से मिलने उसकी बताई लोकेशन पर पहुंचती है। यहाँ पर शैंग मिट्टी खोदकर किसी की डेड बॉडी बाहर निकाल रहा था। शैंग कहता है इसे निकालने में मेरी मदद करो। फिर वूजिन और शैंग मिलकर उस डेड बॉडी को मिट्टी से बाहर निकालती हैं। शैंग बताता है कुछ दिनों पहले ही मुझे मेरे बॉस मिस्टर योंग ने अपने कसाई घर में बुलाया था। दरअसल एक उनकी माइग्रेंट वर्कर जो कई दिनों से लापता थी, उसकी डेड बॉडी अचानक से मिस्टर योंग को मिल गई थी। लेकिन योंग के यहाँ कई सारे माइग्रेंट्स काम करते थे, इसलिए अगर इस डेड बॉडी के बारे में बाहर किसी को पता लग जाता तो मुसीबत खड़ी हो जाती। यहाँ मैं जिस डेड बॉडी के बारे में बता रहा हूँ वो किसी और की नहीं बल्कि माइग्रेंट आयुमी की डेड बॉडी थी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय आयुमी की लाश को दफनाने की। ये सब करने के कुछ दिनों बाद मैं हुआन के घर गया और उससे पूछा कि वो बैरी की मौत के बारे में क्या क्या जानता है। तब हुआन ने कहा मुझे बस मेरे बॉस ने बैरी की डेड बॉडी डंप करने को कही थी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं चाहता था कि बैरी का क्रियाक्रम उसके घर में हो। तो इसे सुन मुझे हुआन की बातों पर यकीन हो गया, क्योंकि हुआन की तरह मैंने भी एक डेड बॉडी को डंप किया था और शायद मेन किलर हम सभी को कठपुतली की तरह नचा रहा था। शैंग के इतना बताने के बाद ये दोनों आयुमी की लाश को शैंग के घर लेकर जाती हैं। आयुमी की छाती में भी सी शेप का स्टिच था और देखने में साफ पता लग रहा था कि आयुमी को भी सेम किलर ने मारा है। इसे देखकर वूजिन सारा को कॉल लगाती है, लेकिन सारा सभी के सामने वूजिन का कॉल नहीं उठा सकती थी क्योंकि चीफ ने वूजिन को केस से बाहर कर दिया था। तब वूजिन मैसेज लिखकर कहती है आयुमी मर चुकी है, उसका कॉल रिकॉर्ड चेक करो। तब सारा आयुमी की कॉल डिटेल्स देखकर वूजिन को बताती है कि आयुमी का फोन रिकॉर्ड बता रहा है कि उसने आज से बस 3 दिन पहले ही किसी को कॉल किया था। वूजिन कहती है क्या तुम पूरी तरह श्योर हो? सारा कहती है हाँ, और इतना ही नहीं आयुमी के फोन से आज सुबह 11 बजे भी कॉल किया गया है। शैंग कहता है ये नामुमकिन है, मैंने खुद आयुमी की लाश 1 तारीख को गाड़ी थी। सारा कहती है मतलब आयुमी इससे 1 दिन पहले मरी थी, यानी 31 दिसंबर को अपने बर्थडे के दिन। वहीं कल लीसा का बर्थडे है, शायद किलर अपने सभी विक्टिम्स को उनके बर्थडे के दिन ही मारता है। कॉल एंड होने के बाद वूजिन कहती है किलर हर बार फीमेल माइग्रेंट्स को ही टारगेट बनाता था क्योंकि उनकी कोई फैमिली या फ्रेंड्स नहीं होती थी जो उनके बारे में पता करने आए। लेकिन मारने के बाद किलर सभी विक्टिम्स की लाश को उनके माइग्रेंट ब्रोकर के पास क्यों छोड़ देता था? शैंग कहता है क्योंकि हम सभी मजबूर होते थे वो लाश छिपाने के लिए। लाश के बाहर आने से हमारी भी पोल खुल सकती थी। इसे सुन वूजिन सारा की बताई बातें याद करके कहती है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि किलर के प्लान का हिस्सा है। किलर हर बार एक माइग्रेंट को मारने के बाद उसी के फोन से दूसरे माइग्रेंट लड़की को कॉल करता था। इसी कारण से सभी के कॉल रिकॉर्ड्स उनके मर्डर होने के 1 या 2 दिन बाद के थे और जरूर इस बार किलर की अगली टारगेट लीसा होगी। तो इसे सुन शैंग लीसा को कॉल लगाता है, लेकिन लीसा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था।
अब शैंग और वूजिन शैंग के दूसरे घर के पास जाती हैं। तभी वूजिन शैंग से कहती है, कहीं तुम्हारा फ्रेंड जेफरी तो किलर नहीं। शैंग कहता है, भला कोई किलर अपने घर और गाड़ी की चाबी मेरे जैसे किसी दूसरे आदमी को क्यों देगा। वूजिन कहती है, फिर भी ऐसा हो सकता है, वैसे भी किलर कोई ऐसा आदमी है जिसे इस बात की पूरी जानकारी रहती थी कि शहर में कौन सा आदमी माइग्रेंट है, और जेफरी भी इस बारे में जानता था। शैंग कहता है, मैं जेफरी को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। फिर ये दोनों लीसा के कमरे में जाती हैं, लेकिन लीसा यहाँ नहीं थी। वहाँ की मेड बताती है कि लीसा सुबह सुबह कह रही थी कि उसे एक नई नौकरी लगी है और इसलिए वो घर से जा रही है। तभी वूजिन शैंग को अपने पास बुलाती है और दिखाती है कि लीसा का वेल पैक्ड लगेज सोफे में ही पड़ा हुआ था, यानी लीसा जॉब में नहीं कहीं और जाने की तैयारी कर रही थी। तभी इतने में ही इनसे मिलने वहाँ सैरा आती है। सैरा के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगी है। आगे सैरा इन दोनों को वो फुटेज दिखाती है। इसमें लीसा साफ साफ जेफरी की टैक्सी के अंदर बैठते हुए देखी जा सकती थी। इसी टैक्सी में बैठने के बाद लीसा का जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो गया था। इस वीडियो को देखकर शैंग जेफरी के पास जाता है और उसे लात मारते हुए पूछता है, तुमने लीसा को कहाँ छिपा रखा है। तब सैरा जेफरी से सवाल जवाब करने के लिए उसे अरेस्ट करने लगती है। वहीं किडनैपिंग के बारे में सुनते ही जेफरी का टॉयलेट निकल गया था। इसे देख वूजिन को शक हो जाता है कि ऐसा डरपोक आदमी क्या ही किसी का मर्डर करेगा। आगे वूजिन सीसीटीवी वाली टैक्सी को जूम करके देखती है तो उस टैक्सी में एक भी खरोच नहीं थी। वहीं जेफरी की टैक्सी में किया गया डेंट अभी भी साफ साफ देखा जा सकता था। इससे इन्हें पता लग जाता है कि जेफरी किलर नहीं है। अब ये दोनों जेफरी के पास जाकर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी टैक्सी का नंबर प्लेट किसी के साथ शेयर किया था। तो जेफरी सीसीटीवी में लगी टैक्सी को देखकर कहता है, ओह नो, तो कोई मेरा नंबर प्लेट अपनी गाड़ी में छपवाकर मर्डर और किडनैपिंग्स जैसे काम कर रहा है। शैंग, तुम्हें याद है उस दिन मैं तुमसे ट्रैफिक तोड़ने का फाइन दिखाकर लड़ रहा था। शायद वो फाइन वाली गाड़ी मेरी नहीं बल्कि इसी किलर की थी। वूजिन कहती है, ऐसा कब हुआ था, तुम्हें याद है। जेफरी कहता है, 28 तारीख को। सैरा कहती है, डॉक्टर ने बताया था कि वैरी की मौत 27 तारीख की आधी रात में हुई थी। तो इसे सुन वूजिन 27 तारीख का ट्रैफिक डाटाबेस चेक करती है। इधर इन्हें एक वीडियो मिलता है। वीडियो में किलर की गाड़ी ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए कहीं जा रही थी। तभी वूजिन नोटिस करती है कि गाड़ी जिस ओर जा रही है वहाँ एक बड़ा सा गैरेज है। आगे वूजिन, सैरा और शीन मिलकर उस गैरेज की तरफ जाती हैं और किलर की टैक्सी को ढूंढने लगती हैं। फाइनली इन्हें सेम नंबर की टैक्सी मिल जाती है और जब वूजिन टैक्सी के अंदर टॉर्च मारकर देखती है तो उसमें ड्राइवर का लाइसेंस कार्ड था। लाइसेंस कार्ड में छपी फोटो देखकर शैंग कहता है, मैं इसे जानता हूँ, ये वही फोटोग्राफर जिम है जो हमारे लिए फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करता है। दूसरी तरफ हमें उसी फोटोग्राफर जिम को दिखाते हैं जो लीसा को किडनैप करके उसे आधी रात में बर्थडे केक फूकने कहता है। लीसा कहती है, मैं तुम्हारा सारा कहना मानूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिम कहता है, तुम्हें पता है तुम ये सब कहने वाली कोई पहली लड़की नहीं हो। तुमसे पहले भी मेरे सामने इसी कमरे के अंदर कई लड़कियां अपनी मौत की भीख मांग चुकी हैं, लेकिन मैंने किसी को नहीं छोड़ा। वैसे भी तुम माइग्रेंट्स का कोई भरोसा नहीं, तुम लोग कभी भी पलटी मार सकते हो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिम मारिया नाम की एक माइग्रेंट से बहुत प्यार करता था और जिम ने अपना आखिरी बर्थडे भी उसी के साथ सेलिब्रेट किया था। लेकिन जिम के सोते ही मारिया ने अपना असली रंग दिखा दिया और जिम के बॉक्स का ताला तोड़कर उसमें से अपना नकली पासपोर्ट लेकर भाग गई। अगली सुबह जब जिम की नींद खुली और वो मारिया के कमरे में गया तो वहाँ मारिया पहले से ही अपना सामान लेकर भाग चुकी थी। इधर जिम मारिया से शादी करने वाला था, इसलिए उसने बॉक्स में वेडिंग रिंग भी रखी हुई थी। ये सब देखकर जिम का दिमागी संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया और जिम ने डिसाइड किया कि जिस उंगली में वो मारिया को रिंग पहनाने वाला था वो उसकी वही उंगली काट देगा। और क्योंकि मारिया ने जिम का दिल उसके बर्थडे के दिन तोड़ा था, इसलिए जिम भी सभी माइग्रेंट्स को उनके बर्थडे के दिन मारता है। दूसरी तरफ वूजिन और शैंग जिम के घर का सर्च वारंट निकलने का वेट कर रहे थे। तभी इन्हें सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखती है। दरअसल यहाँ जिम अपनी टैक्सी वाली कार लेने आया था। इसे देख ये दोनों जिम का पीछा करते हैं और फाइनली जिम इनके पकड़ में आ जाता है। लेकिन इस बीच सैरा को थोड़ी चोट लग जाती है, पर सैरा की चोट मामूली थी, इसलिए शैंग सैरा को हॉस्पिटल ले चलता है। हॉस्पिटल छोड़ने के बाद शैंग और वूजिन जिम के साथ उसके घर जाती हैं। यहाँ शैंग जिम के दूसरे कमरे में जाकर देखता है तो जिनके इस कमरे में उसके सभी विक्टिम्स की रोती हुई तस्वीरें थी, जिसे जिम ने उन्हें मारने से 1 मिनट पहले खींचा था। इन्हीं तस्वीरों के बीच शैंग को उसकी गर्लफ्रेंड वैरी की तस्वीर दिखती है। जिम ने वैरी की फोटो हाथ में लेकर क्रीपी स्माइल करके कई सारी फोटोज खिंचवाई हुई थी। इन्हें देखकर शैंग को बहुत बड़ा सदमा लगता है और शैंग गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसी कमरे में जिम ने वैरी की कटी हुई उंगली और हार्ट को भी प्रिजर्व करके रख रखा था।
इन्हें देखकर शैंक खुद पर काबू नहीं कर पाता और बगैर कुछ समझे जिम को जान से मारने लगता है। जिम शैंक के हाथ तो मरने ही वाला होता है कि उतने में ही वहाँ वुजिन शैंक के घुटनों में गोली चला देती है। दरअसल लीसा को ढूंढने के लिए उन्हें जिम को जिंदा रखने की जरूरत थी। आगे जिम वुजिन को उस तरफ का रास्ता बताता है जहाँ वो अपने विक्टिम्स को रखा करता था। वुजिन भी जिम पर गन पॉइंट करके किसी तरह उस जगह पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ बेसमेंट के फाइनल दरवाजे में पहुँचते ही जिम उस दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर ऐन वक्त पर वुजिन अपने पंजों से उस दरवाजे को रोक लेती है और दरवाजे के अंदर घुस जाती है। लेकिन जिम वुजिन के सामने से गायब हो जाता है और अचानक से वुजिन के पास आकर उसे मारने लगता है। यहाँ जिम वुजिन को ऑलमोस्ट खत्म ही करने वाला था, लेकिन उससे पहले वुजिन अपनी गन किसी तरह खींच लेती है और बगैर कुछ सोचे जिम को शूट कर देती है, क्योंकि अगर थोड़ी और देरी होती तो जिम वुजिन को ही मार डालता। जिम ने यहाँ इसी बेसमेंट में ही लीसा को किडनैप करके रख रखा था और फाइनली लीसा यानी जिम की अगली विक्टिम बनने से बच गई थी। इस हादसे के अगले दिन से ही वुजिन अपने हस्बैंड पार्क के शौक से धीरे धीरे बाहर आने लगती है। वहीं शैंक के पैर का इलाज हो जाता है और सारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में काफी कुछ सीख चुकी थी, इसलिए वुजिन का फाइनली ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ऐसा दिखाकर ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकती हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।